हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पाठशाला लाइव। आज हम लोगों का टॉपिक है नाउन द केस। जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, उस सीरीज के पहले भाग में नाउन में हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से नाउन के डिफरेंट फॉर्म्स को देखा। पहला जो फॉर्म था उसमें हम लोगों ने उसे नंबर के रूप में देखा था, जेंडर के रूप में देखा, और अब हम लोग नाउन को केस के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में नाउन डिफरेंट टाइप का रोल करता है। उसके अलग अलग फंक्शंस हैं और इसी फंक्शंस के कारण सेंटेंस के अंदर उसके अदर वर्ड्स के साथ अलग अलग रिलेशन क्रिएट होते हैं। जैसे एक फैमिली में एक ही आदमी कई रोल करता है। एक व्यक्ति जो किसी का पिता होता है, किसी का पति होता है, किसी का बेटा होता है, ठीक उसी तरह से नाउन भी अपने सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में वह होता है, कई प्रकार का फंक्शन प्ले करता है। और इसी फंक्शन को जो रिलेशन उसके अदर वर्ड्स के साथ बनते हैं, उसको जो इंडिकेट करता है वो केस है। तो हम लोग डिफिनेशन के रूप में केस को देख सकते हैं कि द रिलेशन इन विच a noun or pronoun stands to other words in a sentence is called the case. Case indicates the grammatical function of a noun and pronouns according to their relation with rest of the words in a sentence. For example, हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम है अंश, और अंश को हम लोग देखेंगे 4 सेंटेंसेस में कि किस तरह से वह डिफरेंट टाइप का फंक्शन सेंटेंस के अंदर प्ले करता है, और सेंटेंस के अंदर अंश का जो कि एक नाम है, नाउन है, वो वर्ब के साथ या अदर वर्ड्स के साथ किस प्रकार का रिलेशन शो करता है। पहला जो एग्जाम्पल है, अंश हैज रिटेन एन एसे। सेकेंड एग्जाम्पल, टीचर टॉट अंश। थर्ड एग्जाम्पल, द टीचर टॉट अंश इंग्लिश। फोर्थ एग्जाम्पल है, अंश बुक इज ऑन द टेबल। तो पहले सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि अंश हैज रिटेन एन एसे, यानी रिटेन जो कि वर्ब है उसके साथ अंश का क्या रिलेशन है, जो कि नाउन है। अंश ने किसी काम को किया है और इसलिए अंश क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में टीचर टॉट अंश, टीचर ने पढ़ाया, किसे पढ़ाया, अंश को पढ़ाया। तो यहाँ पे वो अंश जो कि नाउन है और यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। द टीचर टॉट अंश इंग्लिश। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिखते हैं, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और सेकेंड ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और इनडायरेक्ट अंश है। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया है। अंश बुक इज ऑन द टेबल। अंश की किताब टेबल पे है। यहाँ पे अंश के इस बुक के साथ रिलेशन को दिखाया गया है कि अंश इस बुक का मालिक है, यानी दिस बुक बिलोंग्स टू अंश, और अंश इज द ऑनर ऑफ दिस बुक। सो वी कैन सी अंश इज डूइंग डिफरेंट फंक्शंस इन द डिफरेंट सेंटेंसेस, ऑल्दो वी हैव टेकन ओनली वन नेम नाउ। केस ग्रामेटिकल फंक्शन के कारण और अदर वर्ड्स के रिलेशन के कारण उसको 3 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न इंग्लिश में इसको 3 भागों में बांटा गया है और ओल्ड इंग्लिश में भी इसको 3 भागों में ही बांटा गया है, पर उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। जैसे ओल्ड इंग्लिश में इसे नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और जेनिटिव केस में बांटा गया है, 3 नाम दिए गए हैं। मॉडर्न इंग्लिश में उसी को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस कहा गया है। पर इसके अलावा भी 2 केसेस देखने को मिलते हैं और उनके नाम है वोकेटिव केस एंड डेटिव केस। ये इन नामों के अलावा भी सुनने को मिलता है, इसके यूजेस देखने को मिलते हैं। तो समझने की सुविधा के लिए
मैंने केस को 3 भागों में तो बांटा ही है, पर मैंने जैसे सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस के साथ वोकेटिव केस की चर्चा करने की कोशिश की है, और दोनों में एक फंक्शनल रिलेशन, ग्रामेटिकल रिलेशन कैसे है उसको समझाने की कोशिश की है, क्लियर करने की कोशिश की है। ऑब्जेक्टिव केस को 2 भागों में बांटकर हम लोगों ने देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। और जेनिटिव केस और पोसेसिव केस, क्या जेनिटिव केस और पोसेसिव केस दोनों एक ही हैं या दोनों में कुछ अंतर है? कुछ ग्रामर के विद्वान दोनों को एक ही समझते हैं, एक ही मानते हैं, पर कुछ लोगों ने उसके बीच थोड़ा सा अंतर दिखाने का प्रयास किया है और उसे स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है। तो अब हम लोग एक एक करके सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और वोकेटिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस को 2 भागों में बांटकर देखेंगे, एक्यूजेटिव और डेटिव, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जेनिटिव केस और पोसेसिव केस क्या एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग अलग अलग केस के फंक्शंस को देखेंगे वर्ड सेंटेंस के अंदर, और उसके रिलेशन को देखने का प्रयास करेंगे कि अदर वर्ड्स के साथ, स्पेशली वर्ब के साथ उसके क्या संबंध स्थापित हो रहे हैं और उनका नाम अलग अलग क्यों आ रहा है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्जेक्टिव, अर्थात जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो वर्ब के लिए, तो उस तरह के केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। A noun or pronoun that functions as subject of a verb is said to be in nominative case. For example, we can take 2 examples. Rohan reads book. The answer is right. Now, in these 2 examples, here Rohan is subject for the verb reads. But in second sentence, the answer is subject for the sentence. So how to find the subject is the question. तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में वर्ब के पहले हु या व्हाट को प्लेस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 1, फाइंड द वर्ब। तो पहले सेंटेंस में हम लोग पहले वर्ब को फाइंड आउट करते हैं, और वर्ब क्या है, रीड्स, यानी पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने को हम लोग वर्ब यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग हु को प्लेस करते हैं सेंटेंस में वर्ब से पहले, यानी स्टेप 2, हम लोग प्लेस करते हैं हु रीड्स बुक। इसका आंसर क्या मिलेगा, हु रीड्स बुक, आंसर मिलेगा रोहन। So we can say the Rohan is the subject. दूसरे सेंटेंस में हम लोग पहला स्टेप करते हैं, स्टेप 1, और इसमें पाते हैं हम लोग राइट, और राइट से पहले हम लोग स्टेप 2 में यहाँ पे व्हाट इज राइट, एंड द आंसर इज आंसर। सो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और हु और व्हाट को प्लेस कर सकते हैं वर्ब के आगे, ताकि सब्जेक्ट को हम लोग फाइंड आउट कर सकें। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस को और
और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम एंड मोहन डू नॉट प्ले in the sun। यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले, खेलना वर्ब है और खेलने का काम कौन कर रहे हैं? राम एंड मोहन, ये दोनों खेलने का काम कर रहे हैं और इसलिए ये इस प्ले वर्ब के लिए सब्जेक्ट के रूप में राम और मोहन है। पर मिरेकल या चेंजेस तब आता है जब हम लोग एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं, और छोटा सा कॉमा जैसे ही हम लोग लगाते हैं, राम एंड मोहन डू नॉट प्ले इन द सन। अब यहाँ पे हम लोग इस कॉमा के द्वारा राम तथा मोहन को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि वो धूप में न खेले। और यहीं पे सब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस से चेंज होकर वोकेटिव केस बन जाता है। जब हम लोग किसी नाउन को उसके नाम से एड्रेस करते हैं तो वो केस वोकेटिव केस कहलाता है। इफ ए नाउन इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन और ए थिंग, एड्रेस्ड is said to be in vocative case. For example, listen to me, Rajan. How are you, Somesh? यहाँ कॉमा देकर हम लोगों ने राजन और सोमेश को, यहाँ पे कॉमा देकर राजन और सोमेश को संबोधित किया है, जो एक नाउन है और एक नाम है। और इसलिए ये जो केस है वो नॉमिनेटिव केस ना होकर यहाँ वोकेटिव केस है, क्योंकि राजन और सुमेश इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको संबोधित किया जा रहा है। जैसे लिसन टू मी, सुनो राम, हाउ आर यू सुमेश, सुमेश तुम कैसे हो। तो यहाँ पे सुमेश और राजन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस नहीं होकर वोकेटिव केस के रूप में जाना जाता है। तो सब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस में मूल अंतर क्या है कि नाम, पहला तो ये नाम होना चाहिए और उस नाम को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया होना चाहिए। बिना कॉमा दिए हम लोग इसको वोकेटिव केस में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वोकेटिव केस बनाते समय हमेशा कॉमा देना आवश्यक है, इसके द्वारा ही वो वोकेटिव केस हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करता है तो वो केस ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, आयुष एट आइसक्रीम, फादर प्रेज्ड रवि फॉर हिज सिंसियरिटी। अब पिछले सब्जेक्टिव केस में हम लोगों ने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीखा था। इस एग्जाम्पल में हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखेंगे, और उसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, पुट व्हाट और whom आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद हम लोगों को व्हाट या whom को प्लेस करना पड़ेगा, तब हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम लोग पहला जो एग्जाम्पल है उसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए स्टेप 1 हम लोग करते हैं। स्टेप 1, फाइंड वर्ब, और पहले एग्जाम्पल में वर्ब है एट। अब स्टेप 2 में हम लोग करते हैं कि इस वर्ब के बाद व्हाट को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आयुष एट व्हाट, एंड द आंसर विल बी आइसक्रीम। और ये ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब में
ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम लोग इस पहले एग्जाम्पल आयुष एट आइसक्रीम में स्टेप 1 में वर्ब को फाइंड आउट करते हैं जो कि 8 है, और उस सेकेंड स्टेप में हम लोग उस वर्ब के बाद व्हाट को लगाते हैं और जो आंसर मिलता है वो आइसक्रीम है, जो कि इस सेंटेंस के वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग स्टेप 1 फाइंड वर्ब, और यहां पे वर्ब है प्रेज्ड। प्रेज्ड वर्ब है। अब उस सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फादर प्रेज्ड whom, फादर प्रेज्ड whom, और इसका आंसर मिलेगा रवि। अर्थात इस सेंटेंस में रवि ऑब्जेक्ट है उस वर्ब के लिए, प्रेज्ड वर्ब के लिए रवि ऑब्जेक्ट है। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने वर्ब को फाइंड आउट किया, वो था प्रेज्ड, और उस प्रेज्ड के बाद whom का यूज़ किया, फादर प्रेज्ड whom, और इस whom का आंसर मिला रवि, एंड रवि इज ऑब्जेक्ट फॉर द वर्ब प्रेज्ड इन दिस सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव केस को हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा, और उसका नाम एक्यूजेटिव केस भी है, ये हम लोग जानते हैं। तो फिर जब ऑब्जेक्टिव केस से ही हमारा समस्या का समाधान हो जा रहा है, तो फिर उसे एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस वहाँ पे अप्लाई हो पाता है जब एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्यूजेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है, जबकि डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। तो हम लोग एक्यूजेटिव केस को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द केस दैट शोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन सेंटेंस, while dative case it is the case that shows the indirect object of the verb in sentence। अब एक सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है तो हम लोग कैसे सुनिश्चित करें, कैसे डिसाइड करें कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसको डिसाइड करने के लिए हम लोगों के पास एक रूल है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का को रिसीव जो करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव द पोस्टमैन ए लेटर, द पोस्टमैन ए लेटर। अब इसको हम लोग कैसे डिसाइड करें कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया था किसी सेंटेंस के अंदर, उसी स्टेप वाइज हम लोग इसको भी डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को स्टेप 1 करना पड़ेगा। स्टेप 1 फाइंड द वर्ब, और पहले एग्जाम्पल में वर्ब क्या है, गिव। अब सेकेंड स्टेप हम लोग करेंगे कि वर्ब के बाद व्हाट लगाएंगे। स्टेप 2 गिव व्हाट। इसका आंसर क्या होगा, गिव व्हाट, ही गेव ए लेटर, यानी ए लेटर इसका आंसर हुआ ए लेटर।
और ये ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली द पोस्टमैन होगा, पर उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा स्टेप 3, गिव whom द पोस्टमैन, और ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जब हम लोग वर्ब के बाद व्हाट लगाते हैं तो वहां से हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब वर्ब के बाद whom लगाते हैं और उसका जो आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस एग्जाम्पल में द पोस्टमैन लेटर का रेसिपिएंट है, यानी रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसलिए द पोस्टमैन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस रूल का भी हम लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये डिटरमाइन भी कर पा रहे हैं, ये फाइंड आउट भी कर पा रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द टीचर टॉट मोहित इंग्लिश। अगर सेम वे में स्टेप 1 में हम लोग वर्ब को फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या है, वर्ब टॉट। टॉट वर्ब के बाद अगर हम लोग व्हाट का यूज करते हैं तो हम लोगों को मिलता है व्हाट, इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हम लोग whom का यूज करते हैं तो हम लोगों को मिलता है मोहित। द टीचर टॉट whom, मोहित, और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी मोहित क्या है, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश का रेसिपिएंट है, इसलिए वो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस, ये केस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और पॉसेसिव केस जेनेटिव केस से डिफरेंट कैसे है या दोनों एक ही है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा और उसके डिफिनेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पॉसेसिव केस वो केस है जिससे किसी के पोसेशन का पता चलता है, या ऑनरशिप का पता चलता है, या ये पता चलता है कि वो वस्तु या जो सामान है वो उस व्यक्ति को बिलोंग करता है। ए नाउन इज सेड टू बी इन द possessive case if it is denotes possession and ownership. For example, this is Ram's house. It means what? This house belongs to Ram. We can write it in this form also. This is the house of Ram. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, the roof of my house is strong. It means what? The roof belongs to my house. तो क्या इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, हाउस रूफ? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, और उसके पोसेशन को शो करने के लिए हम लोग इस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये लिखना गलत होगा। पर राम्स हाउस या हाउस ऑफ राम दोनों ही राम के उस हाउस पर पोसेशन को या ऑनरशिप को शो करता है, इसलिए वो पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस का अप्लाई हम लोग नाउन, प्रोनाउन और डिटरमाइनर्स तीनों पर किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है नाउन्स के रूप में। नाउन्स में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का उपयोग करके हम लोग पोसेशन को शो करते हैं, या फिर ऑफ का यूज करके भी हम लोग पोसेशन को शो करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा। पोसेसिव प्रोनाउंस माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर एंड देयर। डिटरमाइनर्स हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर।
पर कभी कभी पोसेसिव केस पोसेशन को न शो करके कुछ और भी शो करता है, वो कन्वे करता है, पोसेशन को नहीं कन्वे कर पाता है और कुछ और ही बताता है, तब जेनेटिव केस का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ ग्रामर के विद्वान उसको पोसेसिव से जेनेटिव को अलग करते हैं। जब कहा जाए कि लॉर्ड कृष्णाज टेम्पल का मतलब हुआ कि द टेम्पल इन विच लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड, लॉर्ड कृष्णा की पूजा की जाती है, जहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा जहाँ की जाती है, उस मंदिर को हम लोग कृष्ण का मंदिर कहते हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर। पर इससे ये नहीं पता चलता है कि उस मंदिर के मालिक कृष्ण हैं। उस मंदिर के मालिक कृष्ण नहीं है, बल्कि उनकी पूजा वहाँ की जाती है। पर लिखने के लिए हम लोग उसको लिखते हैं लॉर्ड कृष्णाज टेम्पल। ठीक उसी तरह वर्ड्सवर्थ पोएम, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनकी कविताओं को हम लोग लिखते हैं वर्ड्सवर्थ पोएम। इसका मतलब होता है कि वो कविताएं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस कविताओं के मालिक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कहते हैं मोनेट्स पेंटिंग, द पेंटिंग्स बाय मोनेट, या कहें कि पिकासोज पेंटिंग, इसका मतलब क्या है कि पिकासो उसके मालिक नहीं है, बल्कि पिकासो के द्वारा वो पेंटिंग बनाई गई है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जिससे हम लोग बहुत हद तक इसको क्लियर कर पाएंगे। He used Ram's house to store Monet's पेंटिंग। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं द हाउस ही यूज्ड राम्स हाउस। यहाँ पे दो बार एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है, राम्स हाउस और मोनेट्स पेंटिंग। राम्स हाउस कहने से यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि इस हाउस पे राम का पोसेशन है या उसके ऑनर राम है। तो यहाँ पे ये कन्वे करता है पोसेशन को यहाँ पे कन्वे करता है। पर जब हम लोग कहते हैं मोनेट्स पेंटिंग, तो यहाँ पे ये नहीं क्लियर होता है कि पोसेशन है, पोसेशन ऑफ मोनेट, ये नहीं है, पोसेशन ऑफ मोनेट नहीं है, बल्कि पेंटिंग्स बाय मोनेट। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, मोनेट के द्वारा बनाई गई है। तो राम्स के साथ जो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है वो पोसेशन को शो करता है, और मोनेट के साथ जो एपोस्ट्रॉफी एस यूज किया गया है वो बताता है कि मोनेट के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ पे पोसेशन का पता नहीं चलता है मोनेट के, और इसलिए कुछ इंग्लिश के विद्वान इसको पोसेसिव केस कहते हैं, और यहाँ पे जेनेटिव केस मानते हैं। यानी पोसेसिव केस और जेनेटिव केस में यहीं पे अंतर कुछ ग्रामर के विद्वान मानते हैं। तो पोसेशन और पोसेसिव केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है केस का। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से या हायर स्टडीज़ के लिहाज से पोसेसिव केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
और किस तरह से पोसेसिव केस बनाया जाता है उससे संबंधित बहुत सारे रूल्स हैं जो हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित एरर्स आते हैं और उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए अगला वीडियो इस वीडियो से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच सके और इसकी ज़रूरत है बहुत लोगों को। अगर ये चैनल धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से काफ़ी ग्रो कर रहा है और ये फैमिली बड़ी होती जा रही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके।